अस्सलाम वालेकुम जी। पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक की सीरीज़ जारी है। आज इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। सेकंड में फिर हमने ये डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक कौन कौन से टेस्ट हैं और कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल होते हैं, किन किन सिचुएशन में। आज हम ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं और वो किन सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट इन द अर्ली टू वीडियोस, एंड जिन्होंने वो पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, पार्ट सेकंड देखिए और फिर आप पार्ट थर्ड देखेंगे तो आपको सारा लॉजिकल सीक्वेंस इन चीज़ों का समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या था, ये आपकी रिवीजन के लिए एक स्लाइड दोबारा डालिए। हमने बताया था कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा की कोई ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नोन नहीं होती, मींस इट्स नॉट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डाटा की, और डाटा हमारे पास या ऑर्डिनल स्केल पे है या नॉमिनल स्केल पे है। तो ऐसी सूरतों में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? मैन विटनी है, रैंक टेस्ट है, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट है, क्रुस्कल वैलिस है, काई स्क्वायर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अच्छा, इससे कबल कि हम ये टेस्ट डिस्कस करें, आप ये याद समझ लें एक रूल ऑफ थंब के तौर पे कि जो टेस्ट हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे टी टेस्ट है, एफ है, एनोवा है, ये टेस्ट बिल्कुल उन टेस्ट का अल्टरनेट होते हैं उन सिचुएशन में जब पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस वायलेट हो जाते हैं। दोबारा इसको सुनिए। अगर एजम्पशंस जो हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट के वायलेट हो जाएं, मसलन क्या, मसलन हमारे पास डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर हमारे पास डाटा नॉर्मल स्केल पे डाटा जो है वो इंटरवल स्केल पे नहीं है या रेशो स्केल पे नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम ये टेस्ट यूज़ करेंगे। तो जहाँ टी टेस्ट लगता था वहाँ मैन विटनी टेस्ट लगेगा, जहाँ एफ टेस्ट लगता था वहाँ पर आपका जो है वो इसका विल्कॉक्सन टेस्ट लगेगा, और जहाँ पर आपका एनोवा लगता था वहाँ पे क्रुस्कल टेस्ट लगेगा। सो बेसिकली दीज आर द alternate test for the parametric test in case if we cannot use the parametric test। ठीक है जी, ये देखें लिखा है दिस इज अ गुड अल्टरनेट फॉर किसके लिए, ये मैन विटनी किसके लिए अल्टरनेट है जी? टी टेस्ट के लिए। अगर टी टेस्ट जहाँ पे हमने लगाना था तो वहाँ पे अभी हम मैन विटनी लगाएंगे। अगर आपको टी टेस्ट की कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किन सिचुएशन में लगता है, तो वो सिचुएशंस, वो एग्जेप्शन जब वायलेट होंगे तो वहाँ पे हम मैन विटनी लगा देंगे। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल है, हम उसके मीन चेक करना चाहते हैं, लेकिन डाटा हमारे पास ऑर्डिनल पे है या नॉमिनल पे है, तो हम क्या करेंगे? मैन विटनी टेस्ट लगेंगे। अभी कैसे लगता है, इसके क्या फार्मूलेज हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बुक्स देखनी पड़ेंगी। हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको टेस्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दी जाए कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट किन सिचुएशन में लग सकते हैं। अब उनका प्रोसीजर क्या है वो ऑलरेडी बुक्स में रिटन है, आप उसको देख लें। एग्जांपल्स भी होती हैं, सॉल्व क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है जी। विल्कॉक्सन कहाँ लगता है? विल्कॉक्सन वहाँ लगता है जहाँ पे हमारे पास सैम्पल्स आर डिपेंडेंट। अगर आपको याद हो, हमने टी टेस्ट में कहा था पेयरिंग का। अगर हमारे पास पेयरिंग में डाटा है, सैम्पल वही है, उसको हमने दोबारा लेना है, तो हम क्या करते हैं? विल्कॉक्सन मैच टेस्ट इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मैन विटनी टेस्ट दैट इज यूज्ड व्हेन सैम्पल आर डिपेंडेंट। पहले क्या था? सैम्पल्स इंडिपेंडेंट थे तो हमने मैन विटनी लगाया, यानी दो सैम्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तो हमने उनसे डाटा कलेक्ट करके मीन लेना है। लेकिन चूंकि वो ऑर्डिनल में हैं या उसका चूँकि वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है, तो हम उसमें मैन विटनी टेस्ट लगा रहे हैं। और अभी अगर हमारे पास सैम्पल डिपेंडेंट है तो इस सूरत में हम विल्कॉक्सन टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये इट इज़ यूज टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट सैम्पल। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ गया? काई स्क्वायर टेस्ट आ गया। काई स्क्वायर में क्या है? काई स्क्वायर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जहाँ भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर में क्या करते हैं, हमारे पास जब वेरिएबल्स नॉमिनल में होते हैं तो हम उनको, उनका रिलेशनशिप अगर हमने टेस्ट करना है, रिलेशनशिप स्टडीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक आप देखें एग्जांपल, ये इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट जेंडर एंड देयर मेजर। लेट्स सपोज हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया है कि कुछ लोग मेडिकल में जा रहे हैं और कुछ लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आया इनकी जेंडर का, यानी इनके सेक्स का, उस पर कोई इम्पैक्ट है या नहीं।
तो जैसे नॉर्मल परसेप्शन है कि जो मेडिकल में ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स जाती हैं और इंजीनियरिंग में ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स जाते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि आया मींस इनकी जेंडर इम्पैक्ट कर रही है इनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर या कि नहीं। तो उसमें फिर उसका प्रॉपर तरीक़ाकार है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ और एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज़, और उसका फार्मूला लेके आप उसको कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं और वो फिर उसे मालूम कर लेते हैं। तो हम जब देखते हैं कि किसी का रिलीजन का किसी के बाइंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आप रिलीजन भी एक नॉमिनल वेरिएबल हो गया, और आपका जो है वो आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यार मेरा रिलीजन और मैं पेप्सी ख़रीद रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है। अब पेप्सी आप ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते, येस नो में आपके पास देखें 1 और 0 में वैल्यू आ रही है, तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव नॉमिनल डेटा, सो विल गो विद काई स्क्वायर। सो क्या होगा जी, काई स्क्वायर वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास नॉमिनल डेटा हो और हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना हो। जब हमारे पास दो से ज़्यादा आ जाते हैं, 3 सैम्पल्स आ जाते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो देन वी विल यूज़ क्रुस्कल वैल्यू, जस्ट लाइक द वे वी वर यूजिंग एनोवा। ठीक है, लेकिन चूंकि अब एनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है और पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस वायलेट हो गई हैं, अब तो हमने क्या करना है, तो हमने क्रुस्कल वैल्यूज यूज़ करना है। इफ़ पॉपुलेशन इज़ ईदर नॉट नॉर्मल और वी हैव डेटा इन ऑर्डिनल, हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे, हम भी देखते हैं कि कुछ हमने 50 या 100 लोगों को हमने देखा वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं या स्ट्रेस्ड हैं, तो अब हम उन्हें कहते हैं यार आप एक्सरसाइज करें। तो एक ग्रुप को हमने कहा कि यार अब 0 एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरा जो है वो 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है, और एक जो है वो घंटे की एक्सरसाइज करता है। तो इसके बाद हम उनसे लेते हैं कि यार अपने आप को रैंक करें, ऑर्डर में प्रेफरेंस बताएं, रेट करें इनफैक्ट कि आप कितना परसेंट बेहतर हैं, 20% है, 30%। तो उससे जो हमें रिज़ल्ट आ रहा है, तो अब बेसिकली हमारे पास जो डेटा आ रहा है, तो उसको फिर हम वो जो क्रुस्कल वैल्यूज़ का पूरा प्रोसेस है उससे डेटा लेके उसकी रैंकिंग करके फिर फार्मूला में डाल के आप चेक करते हैं कि आया ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। यानी मीन एक्सरसाइज जो 0% एक्सरसाइज करते हैं, मीन जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते उनका कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, जो 20% करते हैं और 0 करते हैं उनका कोई पड़ा कि नहीं पड़ा, या जो घंटे वाली एक्सरसाइज करते हैं उनकी डिप्रेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो वो अब जो अगर डिप्रेशन कम या ज़्यादा हुआ तो आया वो एक्सरसाइज की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ क्रुस्कल वैल्यूज टेस्ट। So these tests are nothing else but they are the best next alternate to the पैरामेट्रिक टेस्ट। देखें इंडिपेंडेंट टी सैम्पल था तो मैन विटनी लग गया, पेयर था तो विल्कॉक्सन लग गया, एनोवा था तो क्रुस्कल वैल्यूज लग गया। तो ये आप जहन में रख लें इन चीज़ों को, तो आपको ये लिए आसानी हो जाएगी कि किस रिसर्च क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लगता है। Thank you very much. Take care, stay blessed, subscribe to my channel, and please share this video if you find any value in this video. Thank you very much.